हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है बेटा वो क्या है? इंटीग्रेशन। और ये टर्म है मैथमेटिकल टूल्स का। मैथमेटिकल टूल्स का जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो है इंटीग्रेशन। पहले टॉपिक क्या था? डिफरेंशिएशन। और इसमें क्या है? इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन में जो रूल्स हैं, जनरल रूल्स जो फिजिक्स में फार्मूले में और जो डेरिवेशन आने वाले हैं, जो न्यूमेरिकल्स आने वाले, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये रूल्स तो हम आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है ना, बहुत इजी तरीके से उसका एप्लीकेशन भी जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि जब हम स्टार्ट करें इंटीग्रेशन तो आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि सर इंटीग्रेशन है क्या। आपके बुक में पहले लाइन में लिख दिया है कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स द डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो टॉपिक लिखा है रिवर्स द इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, लेकिन इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है क्या एक्चुअली, और हम इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों हैं, ठीक है ना, ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या और हम पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की फिजिक्स में चाहे मैथ में, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन का सबसे पहले अगर आप डिक्शनरी खोल के देखोगे तो डिक्शनरी में इंटीग्रेशन का जो सबसे मीनिंग जो आता है वो है समाकलन। अब इंग्लिश मीडियम वाले सोचेंगे कि समाकलन है क्या, ठीक है ना, तो उसको हम सिंपल वर्ड में बोलेंगे जनरली जोड़ना। क्या बोलेंगे? जोड़ना। तो सर हमने जोड़ना तो पढ़ा था क्लास 1 में, जिसका सिंबल क्या था? प्लस। 1 + 2 पढ़ा था ना, 1 + 2 क्लास 1 में, तो आपने सोच के समझ के बोला था 3 आता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग फिर से आप सोचोगे कि सर इसमें तो पढ़े हैं, लेकिन ये फिर वही चीज लिखता है इंटीग्रेशन जो पढ़े थे बचपन में 1 + 2 और जब भी पढ़ते आए हैं। और इंटीग्रेशन ये भी कहता है जोड़ना। तीन दोनों में अंतर क्या है? एडिशन में अंतर क्या है और इसमें इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन टर्म क्यों पढ़ते हैं, ये तो जोड़ना समझ में आया। इंटीग्रेशन हम पढ़ते क्यों हो ये देख लीजिए। तो इससे पहले क्लास 9th और 10th में हमने क्या पढ़ा था बेटा, जरा ये देखो। फिजिक्स में हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था F = m में पढ़ा था बेटा, राइट। और वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी पढ़ा था हमने। या हमने ये भी पढ़ा था W = F × S पढ़ा था। या मोमेंटम बराबर पढ़ा था P = m भी पढ़ा था। इसमें जरा सोच के बताइए कि जो इसमें सारे टर्म्स हैं, चाहे मास हो, चाहे वेलोसिटी, फोर्स या मास है, आपने ये पढ़ा था ना कि अगर किसी बॉडी का मास अगर 2 kg है और उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड² है, तो उसका आंसर जो भी है 4 मीटर/सेकंड² आएगा। तो 4 आएगा। तो इसमें जरा देखिए, आप जब पढ़े तो उसमें 2 बिल्कुल फिक्स था ना, एक्सेलरेशन उसमें क्या था? बिल्कुल फिक्स था ना। वेलोसिटी अगर बोले कि 3 मीटर/सेकंड है और वो चलता है 10 सेकंड के लिए, तो बताओ 3 मीटर से अगर कोई बॉडी 10 सेकंड के लिए 3 मीटर/सेकंड² से चलता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो 3 × 10 आ गया मेरा 30। यानी कि ये क्वांटिटी 10, ये क्वांटिटी क्या फिक्स है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, अगर किसी बॉडी पर हम 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, कितने मीटर तक, कितने डिस्प्लेसमेंट मीटर तक? तो 10 मीटर तक हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। 10 मीटर तक 10 न्यूटन का फोर्स हमने 10 मीटर तक किसी बॉडी पे लगातार कांस्टेंट लगाते गए, यानी कि हर सेकंड पर 10 मीटर, यानी कि एक सेकंड में 10 मीटर, हर दूसरे सेकंड पर 10 मीटर 10 मीटर। तो ये 10 न्यूटन क्या है? 10 मीटर तक हमने क्या लगाया? सिर्फ 10 ही लगाया ना, तो 10 क्या हो जाएगा? ये फिक्स हो जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है? केवल 10 मीटर तक लगाना है। मास, ये भी क्या, अगर किसी बॉडी का 5 kg मास है, या मान लेते हैं कि 1 ग्राम जो बंदूक की गोली होती है वो 1 ग्राम है, उसकी वेलोसिटी आपका मान लेते हैं 400 मीटर/सेकंड है, 400, ये भी ठीक है।
इसमें भी वेलोसिटी फिक्स दिया हुआ है। लेकिन हाँ, और ये भी देखिए, हमने एक टर्म पढ़ा था बेटा, जरा ध्यान सुनिएगा। हमने एक टर्म पढ़ा था कि ये आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ये 1 2 3 4 5 है, ये 5 है, 4 3 2 1 और 0। टाइम कितना है? 1 2 3 4 5, ऐसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड। बोला कि अगर कोई पार्टिकल, हमने पढ़ा था क्लास 9th में या 10th में, कि अगर कोई पार्टिकल, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट किया, कितने समय तक? 5 सेकेंड तक। 5 सेकेंड तक वो चलना स्टार्ट किया, 5 सेकेंड तक वो चलना स्टार्ट किया, कितने कितने किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड पे भी 5 था, एक सेकेंड में 5 था, दूसरे सेकेंड पे भी 5 मीटर पर सेकेंड था, तीसरे सेकेंड पे भी इतना, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप बताइए कि यहां से यहां तक जब वो गया, यहां से यहां तक, यानी कि 5 सेकेंड तक कोई पार्टिकल, 5 सेकेंड तक कोई पार्टिकल 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलता है, वेलोसिटी से। तो बताइए इस दौरान उसने कितना एरिया कवर किया, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है? क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। जो ग्राफ में एरिया है वही ना है। तो एरिया कितना बता? लग रहा है ना एक स्क्वायर टाइप का, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लेंथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये ब्रीथ हो जाएगा। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वेलोसिटी लेंथ हो जाएगा, टाइम ब्रीथ हो जाएगा। तो यहां पर लेंथ कितना है? 5 है, टाइम कितना है? 5 है, तो कितना हो जाएगा? 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 25। क्लियर है? तो अगर मान लेते हैं कि अगर कोई बॉडी यहां से, इसको मिटा दें, बात समझ में आ रहा है ना? ये क्यों मैंने बोला? क्योंकि इसमें सारे टर्म्स क्या फिक्स हैं, सारे टर्म्स क्या फिक्स हैं। अब जरा इसको हम देखते हैं कि अगर कोई बॉडी बेटा ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर मान लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी का हर स्टैंड पर, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 1 है और ये 2 है और ये आपका 3 है, ठीक है ना। तो प्रत्येक टाइम पर, प्रत्येक इंटरवल पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे देखिए, अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। तो मैं जानना चाहता हूं, देखो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? ये वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ है, तो यहां पे वेलोसिटी बताओ कितना है? देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन मानना है इसको, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से यहां पे इसकी वेलोसिटी बताओ क्या है? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर, सॉरी, तो पहले ये देखो, अब हम जानना चाहते हैं यहां पर कि ये यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है। पहले देखो, यहां पे वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है और यहां पे टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो आप बताओ यहां से यहां तक जाने में, यानी कि 0 से 1 सेकेंड तक जाने में उसने कितने एरिया कवर किया, या फिर 0 से लेकर के 3 मीटर तक जाने में, यानी 3 वेलोसिटी मीटर पहुंचने में उसने कितने एरिया कवर किया। तो आप क्या बोलोगे? 1/2। यहां से यहां पे 0 से लेकर के, मेरा क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए 0 से लेकर के 3 सेकेंड तक उसने डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया। तो आप क्या कहोगे? 0 से लेकर 3 तक, सुनते जाओ, ठीक है, अभी रास्ते में सब आएगा बेटा। तो 0 से लेकर के यहां तक जाने में तो कितना आ जाएगा? 1/2, जितने एरिया इसने कवर किया वही ना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। अब बेस कितना है? 3 है, हाइट कितना है? 3 है, कितना आ जाएगा? आ जाएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि इसने एरिया हमने निकाल दिया, इसका भी एरिया हमने आसानी से निकाल दिया, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। यानी कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो एप्लीकेशन होता है हम आसानी से निकाल सकते हैं। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी लिखे थे, F बराबर m में भी और W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसमें हर टर्म क्या था? फिक्स था। लेकिन
कभी आपको ऐसा करके दिया है क्या ग्राफ? अब इसी ग्राफ को मैंने कैसे कर दिया, ये ऐसे था ना, अब मैं इसको ऐसे कर दिया, ऐसे। अब आप बताओ किसका अब इसमें बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या डिस्प्लेसमेंट हर जगह फिक्स है क्या? जो मैंने ऐसे था वैसे ना करके मैंने बताया ये अब बॉडी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। पहले वो 5 मीटर था, जीरो पे कितना 5 है, इस पॉइंट पे 4 हो गया, फिर अगले सेकंड पे कितना हो गया 3 हो गया, फिर अगले सेकंड पे 2 हो गया, फिर अगले सेकंड पे 3 हो गया, फिर अगले सेकंड पे 3.2.5 हो गया, फिर अगले सेकंड पर 3 पॉइंट कुछ हो गया, अगले सेकंड पे इतना हो गया। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे क्या हो रही है, वेरिएबल है ना, हर इंस्टेंट पे वेरिएबल है। और ये जो हमारा जो फार्मूला है, F बराबर एम में, P बराबर एम बी, W बराबर या फिर M2S, ये सभी टर्म किस पे अप्लाई होते हैं? जब दोनों वैल्यू यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट P बराबर एम बी, ये सभी क्या हो, कांस्टेंट दिए रहेंगे तभी तो। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर इस टर्म में देखें तो जो वेलोसिटी है, क्या मैं वेलोसिटी कह सकता हूं क्या कि यहां से 0 से लेकर के 5 तक, 0 से 5 तक इसकी वेलोसिटी में क्या मान सकता हूं 5 है? नहीं ना। अब आपको होगा कि सर मैंने एवरेज तो पढ़ा है। एवरेज किसके लिए बेटा? एवरेज इसके लिए है कि अगर कोई कार जो चलती है वो 1 सेकेंड से मान लो 10 सेकेंड में वो कितनी मीटर से चला, 10 सेकेंड के लिए वो चला, 10 सेकेंड चला, मान लो वो 5 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से चला, फिर अगले 10 सेकेंड के लिए वो चला 10 मीटर पर सेकेंड से चला, फिर अगले 10 सेकेंड के लिए चला वो 50 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज हम निकालेंगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, यहां पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि इस क्वांटिटी के लिए जो वेरिएबल है, यहां पर v क्या हो गया? अब पहले के लिए v क्या था, पहले क्वांटिटी के लिए v इंटू टाइम में ये v क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन इस केस में v क्या है, वेरिएबल हो गया। बात समझ में आ रहा है? वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल अगर हो गया तब फिजिक्स इसको कैसे सॉल्व करेगा? वेरिएबल के लिए अलग फॉर्मूला बताएंगे, यहां पर हम नहीं लिखेंगे ना कि v के लिए यहां पर कभी 5 था, कभी 3 हो गया, कभी 2.5 हो गया, कभी, तो सबके लिए अलग अलग हमको बनाना पड़ेगा ना। और अलग अलग बनाएंगे तो एक ही प्रॉब्लम का हमको 100 सॉल्यूशन मिल जाएगा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वेरिएबल अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, F बराबर एम में, P बराबर एम भी, फोर्स W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई भी क्वांटिटी अगर वेरिएबल निकल गई, बार बार इंस्टेंट बदल रही है। अभी फोर्स है, अभी 10 सेकेंड, अभी फोर्स मान लेते हैं यहाँ पे फोर्स कितना है 5 है, मान लेते हैं ये फोर्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और टाइम के बीच में या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है। इस समय अभी 0 पर उसका फोर्स कितना है 5 है, अगले सेकंड पर 1 सेकंड में यहाँ पर कितना हो गया 2, फिर अगले 2 सेकंड पे कितना हो गया 3 हो गया। तो यहां पर कभी 5 लिखेंगे, कभी 3 लिखेंगे, कभी 2 लिखेंगे नहीं ना, बदल रहा है बार बार ना। तो बदलने वाली क्वांटिटी के लिए हमारा फिजिक्स क्या कहता है, हमारा मैथ क्या कहता है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? जो चीज बदल रही है, हर स्टेंट बदल रही है। एवरेज में हम लोग जो वेरिएशन था वो बड़ा है, वेरिएशन एवरेज हमने पढ़ा था सर, हमने तो पढ़ा था एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी, उसमें तो बदल रहा था, ऐसे ग्राफ था एवरेज वाले के लिए, लगातार चेंज हो रहा है। लेकिन जो एवरेज था वो बड़ा क्वांटिटी के लिए था, वेरिएबल बड़ा था। अगर कोई ट्रेन चल रहा है 10 घंटे, 1 मिनट के लिए 10 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर के लिए 10 मीटर पर सेकंड चला, फिर अगले 2 मिनट के लिए 20 मीटर पर सेकंड, तो जो 1 मीटर है वो बड़ी क्वांटिटी है। तो उसको हमने मान लिया था कि 1 मीटर के लिए, तो हमने एवरेज में क्या पढ़ा था, बेटा जरा देखो, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, या एवरेज स्पीड बराबर क्या पढ़ा था,
एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल टाइम, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर t1 प्लस t2 प्लस t3। उसके लिए भी जरा बोलो कि t1 एक फिक्स था उस x1 के लिए। देखो ध्यान से फोकस करो तो एकदम समझ में आ जाएगा। आप सोचोगे ना कि सर जब हमने पढ़ा है एवरेज वाले में तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। यहां पर जैसे हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड बराबर हमने पढ़ा था बेटा। इस लेक्चर को मैं 2 मिनट में भी क्लियर कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको हर एक टर्म्स को जो आपके अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहा हूं। स्टूडेंट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, या तो सीधा हम लोग ले चले रूल्स पे ले चले, या तो फिर उस हर तरह को जानते हुए अंदर की गहराई को जानते हुए तब हम लोग लास्ट में पहुंचे कि रूल्स क्या होता है। लेकिन इंटीग्रेशन के सारे सवालों का जवाब अपने आप को देते हुए कि हम इसलिए ऐसे पढ़ रहे हैं तब जाकर चले, तब उसका बात अलग है। तब देखना उसका परिणाम आपको एग्जाम में मिलेगा कि कौन कहाँ न्यूमेरिकल्स कहाँ फार्मूले लगाने पड़ते हैं। ठीक है, घबराओ मत, बस एक बार देखते जाओ, फोकस बनाए रखो। तो जो एवरेज स्पीड हमने पढ़ा था बेटा वो क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर t1 प्लस t2 प्लस t3। इसमें भी तो हर स्टेप में बदल रहा है, आपको कि इसमें हर स्टेप बदल रहा है, लेकिन उस t1 समय में x1 फिक्स था ना, उस t1 समय में x1 फिक्स था, लेकिन यहां पर t ही बदल रहा है। t मतलब उस t मतलब क्या हुआ कि t कितने समय के लिए है, 1 सेकेंड के लिए है। इसमें भी मान लेते हैं 2 सेकेंड के लिए है, इसमें मान लेते हैं 3 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी है। 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, मान लो 10 मीटर। 2 सेकेंड में उसने कितना तय किया, 20 मीटर। 3 सेकेंड के लिए उसने चला 30 मीटर। ठीक है ना, लेकिन जो 1 सेकेंड है तो एवरेज हमने निकाल लिया कि एवरेज इतना होगा, बदल रहा है उस क्वांटिटी। तो इसका हमने ग्राफ हमारा कैसा था, इसका भी जो ग्राफ था हमारा, जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो हमारा जो ग्राफ था ऐसे हमने बनाया था ना, ऐसे वाला ऐसे वाला ऐसे वाला ऐसे वाला ऐसे वाला। ठीक है ना, तो हमने निकाला था कि ये यहाँ पर ये 3 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पर ये इतना इतना है, तो हमने उसका एवरेज ऐसे निकाला था। एवरेज हमने कैसे निकाला था कि हर स्टेप पे बदल रहा है, ये भी ठीक है, हमारा बिल्कुल सही है कि हर स्टेप पर मेरा ऐसे ऐसे बदल रहा था मैंने यहाँ। लेकिन जरा सोचो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक आपका जो डिस्प्लेसमेंट वो कांस्टेंट है कि नहीं। अगले 2 सेकेंड तक, 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट है कि नहीं। 3 सेकेंड तक, 0 से लेकर 3 सेकेंड तक वो कांस्टेंट है कि नहीं। तो जो चीज कांस्टेंट उसको अलग अलग सेपरेटली क्या किया है, ऐड कर दिया है। जो चीज अलग अलग जो सेपरेटली क्या किया उसको ऐड कर दिया है। लेकिन हम किसको ऐड कर रहे हैं, जो यहां का कांस्टेंट है वहां उसको हमने ऐड किया। जो इतना कांस्टेंट है उसी को मैंने ऐड किया, जो इतना कांस्टेंट उसी को मैंने ऐड किया है। यानी कि जो एवरेज हमने पढ़ा था क्लास 9th में वो किसी इंस्टेंट पर वो कांस्टेंट ही है, उसी को मैं यहां पे ऐसे नहीं कर सकता हूं। यहाँ पे 0 से 2 सेकेंड तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 10 मीटर। या फिर हम कह सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं वेलोसिटी कितनी थी, यानी कि 0 से 1 सेकेंड तक या 0 से 1 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। हमारा ये भी फार्मूला था ना बेटा। चिंता मत करो, घबराओ मत, बहुत हम लोग पहुंचने वाले हैं, मत चिंता करना। बहुत ही सिंपल सा हम लोग सीखने वाले हैं कि आपके अंदर अगर वो स्टूडेंट अगर आप हो तो आपके दिमाग में या माइंड में आना चाहिए कि सर हमने बदलता हुआ देखा है, एवरेज वाले में देखा है, लेकिन उसका भी क्या, उसको भी हमने नहीं मानेंगे इंटीग्रेशन। वही बताना चाहता हूं। यहां पे देखो, तो जो हमने वेलोसिटी बराबर x बाई टी प्लस x1 बाई t1 x2 बाई t2 प्लस x3 बाई t3, ये भी हमने पढ़ा था। और इसको x v बराबर क्या होता है, x बाई टी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा ना। तो यहां हम लोग तो v इंटू t1 प्लस v इंटू t2 और प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 लिख सकते थे। ठीक है बस में। लेकिन यहां पे देखो
वेलोसिटी क्या है, क्वेश्चन क्या था क्लास 9th वाला, दिमाग में देखो कि अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड के लिए किस स्पीड से जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलता है। 10 सेकेंड के लिए 20 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलता है, तो 10 सेकेंड यानी कि 0 से लेकर के 10 तक उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। चलो अब 0 से 10 तक हमारा ग्राफ देख लो, लेकिन इंटीग्रेशन में देखो जो फंक्शन बदल रहा है 0 से 10 में, एवरेज वाले में क्या था 0 से 10 के लिए, 0 से 10 के लिए ये वाला। अब जा देखो ये वाला देख लो, इसमें बोला कि अगले फिर का नेक्स्ट 20 सेकेंड के लिए उसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड के लिए, उसके बाद 10 से लेकर जो आगे 20 सेकेंड है उसके लिए वेलोसिटी क्या बिल्कुल कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। ग्राफ देख लो इसका, लेकिन हमारा ग्राफ किसका, इंटीग्रेशन में क्या कर रहा है, 0 से 10 के लिए वेलोसिटी और टाइम के लिए, वेलोसिटी और टाइम के लिए 10 सेकेंड के लिए 20 सेकेंड बिल्कुल फिक्स बोल रहा है, यानी कि अगर ये 10 सेकेंड है तो उसमें 20 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल फिक्स कर रहा है। तभी तो इसको हम ऐड कर सकते हैं xy/t1 यानी कि v1/t1, क्यों, क्योंकि v1 भी 10 सेकेंड के लिए क्या है, कांस्टेंट है, t1 भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि उस इंटरवल में वेलोसिटी उस समय के लिए कांस्टेंट है। पूरा जो फिजिक्स है हमारा किसी भी फॉर्मूला बना रहा है वो कांस्टेंट के लिए ही होता है, न कि वेरिएबल के लिए। तो क्या वेरिएबल अगर कोई टर्म्स आ जाए तो यहां पर अगर मैं वही प्रॉब्लम बोलूं कि 10 सेकंड से 20 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए वो बस 20 मीटर प्रति सेकंड चलता है, तो जरा सोचो, मैंने अब नया फॉर्मूला में नया ग्राफ देखो मेरा ऐसे हो गया, तो क्या वेलोसिटी 20 सेकंड के लिए क्या 10 सेकंड की वेलोसिटी सेम है, नहीं है। अब बताओ इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, बस इसका मैंने बोला कि 10 सेकेंड है तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी क्या मैं मानूं 20 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड मानूं, यहां पे 20 है तो मैं 20 मीटर पर सेकेंड मानूं हर सेकेंड के लिए, नहीं ना। यहां पे कितना है मान लेते हैं 15 हो गया, यहां पे कितना है 10, यानी कि 0 पे यहां पर, यानी कि हर स्टैंड पर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और मैं तब पूछूं कि बताओ वेलोसिटी इसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बता सकते हो, एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकता है, बता सकते हो, नहीं, क्योंकि फिजिक्स में हम किसी कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जो बदल रहा है उसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं एज ए रूल। जैसे F बराबर mA में या फिर P बराबर mv में, रखो वैल्यू, इसमें भी वैल्यू रखो, कहां रखोगे, एक बार 20 रखोगे, एक बार उसमें 15 रखोगे, एक बार 10 रखोगे, नहीं ना। तब कैसे ये सॉल्व होगा अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया, ऐसा ग्राफ आ गया तो। अभी 9th 10th में ऐसा वाला ग्राफ पढ़े थे अभी तक, ऐसा वाला पढ़े थे, ऐसा वाला ग्राफ पढ़े थे क्या, नहीं। तब इंटीग्रेशन, तब आता है कौन, इंटीग्रेशन आता है, और फिजिक्स के रूल को और फार्मूले को क्या करता है, वैलिड करता है। क्यों, कि जो भी ये टर्म, जो भी वेरिएबल है, अभी तुम्हारे सामने ये ऐसा लग रहा है, अभी तुम्हारे सामने ऐसा लग रहा है, अभी तुम क्लोज में तो ऐसे देखो और चले जाओ तुम 2 किलोमीटर दूर, तब ये लाइन तुम्हें कैसा दिखाई देगा, लगभग कांस्टेंट दिखाई देगा, ऐसे। इंटीग्रेशन किसी वेरिएबल चीज को कांस्टेंट बनाता है एज ए एसेप्शन, मानता है उसको, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी फार्मूले हैं, रूल्स आते हैं, वो बेटा क्या है, कांस्टेंट के लिए है, किस इंस्टेंट के लिए कांस्टेंट है, तो यहां पे बदल रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन भी उस वेरिएबल चीज को कांस्टेंट बनाने की कोशिश करता है। इंटीग्रेशन क्या करता है, उस बदलते हुए चीज को, वेरिएबल फंक्शन बदल रहा है ना, v बदल रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, और न्यूमेरिकल में तो कांस्टेंट भरना है, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, उसको कांस्टेंट बनाने की कोशिश करता है।
कांस्टेंट बनाता है। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन कब लागू होता है, जब कोई फंक्शन वेरिएबल कर रहा है और उसको किसी कांस्टेंट वाले फार्मूला में वैल्यूट करना है, तब वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो बदलते हुए फंक्शन को कांस्टेंट बनाने के लिए एज एसम्पशन हम लोग उसमें इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, इंटीग्रेशन के रूल्स का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसके लिए हमारे पास नियम था, लेकिन इसके लिए कोई नियम नहीं था, बदल रहा हर समय बदल रहा, तो हर समय उसका क्वेश्चन हम आंसर नहीं देंगे। तो बदलते हुए किसी फंक्शन को कांस्टेंट बनाना है, फार्मूले में कांस्टेंट रखना है हमको, तो इंटीग्रेशन टर्म्स का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे, क्या तरीका है उसको कांस्टेंट बनाने का, अभी हम लोग देखेंगे। पहले एक गिलास पानी पी लो बढ़िया से, पानी उन्हें पी कर आओ, ठीक है ना, हल्का होकर आओ, और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं। चले, तो चलो पानी पी के आओ, ठीक है, और फिर आते हैं। चलो बेटा, पानी पी लिए, चलो शुरू करते हैं। अब आपके सामने बोल दिया कि अच्छा एक सेकंड सुन लो, बस एक सेकंड, एक मिनट। अब तक हमने देखा, सीरियल में देता है ना, अब तक हमने देखा, तो अब तक हमने देखा कि किसी भी कांस्टेंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है और फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है। अब उसमें हमको अगर बात करते हैं कि अगर ये अगर टर्म दिया हुआ है तब फिजिक्स फार्मूला यूज होगा, फार्मूला क्या होगा, यूज ऑफ फिजिक्स फार्मूला, ठीक है ना, यूज ऑफ फिजिक्स फार्मूला। लेकिन अगर ये कांस्टेंट की जगह वेरिएबल दे दिया गया, वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी कोई दे दिया जाए, तो F बराबर m में एक्सेलेरेशन बार बार चेंज हो रहा है, तब उसके लिए हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं, सॉल्यूशन तो लेंगे नहीं एक ही क्वेश्चन के। तब इसको कांस्टेंट बनाने के लिए फॉर मेकिंग द कांस्टेंट, वेरिएबल क्वांटिटी वी यूज, क्या यूज करते हैं, वी यूज ए मैथमेटिकल टर्म्स और एप्लीकेशन कॉल्ड क्या इंटीग्रेशन, ठीक है ना। यानी कि कोई भी वेरिएबल कोई क्वांटिटी है और उसको क्या बनाना है, कांस्टेंट में बदलना है, कांस्टेंट क्वांटिटी में बदलना है, तो हम किसका हेल्प करेंगे, इंटीग्रेशन टर्म्स का यूज करेंगे। ठीक है, अभी बोला है कि इट जस्ट रिवर्स द डिफरेंशिएशन, अभी उसको बारे में पढ़ेंगे कि क्यों बोला ऐसा, कैसे क्यों बोला ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा टर्म आ गया, किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी को कांस्टेंट क्वांटिटी में बदलने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और इंटीग्रेशन क्या बना देगा उसको, एक्सेप्शन, मतलब क्या बना देगा उसको, कांस्टेंट में बदल देगा, एज एक्सेप्शन, ठीक है ना। उसको मान लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं, यही मैंने बताया अभी कि अगर आपको तो ऐसे ऐसे दे रहा है, ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है, ऐसे ऐसे, ये कोई लाइन है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो ये वेरिएबल कर रहा है वाई, लेकिन इसी को आप 5 किलोमीटर दूर से देखो तो ये लाइन लगभग इसमें क्या लगा होगा, ये इसमें लगभग, ये आपको बस यही स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, ये नहीं दिखाई देगी, या फिर इसमें ये पूरी तरह से मिली हुई रहेगी,
वी कैन नॉट रिजॉल्व बिटवीन दीज लाइन एंड दिस लाइन। इस लाइन और इस लाइन में हम रिजॉल्व नहीं कर पाए थे। जैसे दूर एक खूब आपसे दूर बहुत सारे मतलब कि 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर आपके सामने एक थोड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ के पत्ते को आप गिन सकते हो क्या अलग अलग? नहीं ना। आप लगता है कि हाँ एक किलोमीटर या 2 किलोमीटर बाद एक पेड़ है, एक वृक्ष है, ट्री, तो वहां पर आप अगर आपसे 1-2 किलोमीटर दूर से कहा जाए कि आप पत्तों को गिन सकते हो क्या, सेपरेटली दे सकते हो क्या? नहीं, आपको लगता है कि वो एक है। ठीक उसी तरह आप इस लाइन को जो वेरिएबल है 2 किलोमीटर दूर से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? एक लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें उसे रिजॉल्व नहीं कर पाती है, दो चीजों को अलग करके नहीं देख सकती अलग अलग सेपरेटली। ठीक है, तो ये अलग अलग नहीं देख सकता, लगता है कि वो बिल्कुल एक ही मिला हुआ। तो यानी कि ये लाइन जो है कांस्टेंट वाला लाइन है और ये लाइन जो वेरिएबल है वो भी लगता है क्या दूर से हमको देखने पर ये एक जैसा मिलता है। तो इंटीग्रेशन भी यही काम करता है, इंटीग्रेशन भी इसी रूल की ओर अकॉर्डिंग करता है कि हमको आभास लगाता है, हमको आभास मानना है कि ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट बनाया जा सकता है। कांस्टेंट हम बना सकते हैं कैसे, अब देखते हैं। तो ये समझ में आया? कोई वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, उसको हम मेकिंग द कांस्टेंट वेरिएबल क्वांटिटी, उसको कांस्टेंट बनाना है उस वेरिएबल क्वांटिटी को, तो वी यूज है मेकिंग द कांस्टेंट वेरिएबल क्वांटिटी, या हम कह सकते हैं मेकिंग द कांस्टेंट quantity, we use the mathematical terms or application called integration। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, किसी वेरिएबल क्वांटिटी को कांस्टेंट बदलने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। कैसे, अब हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि किसी चीज को आसानी से आप लोग समझ सको। ठीक है, अब हम इसका रूल बहुत इजी है बेटा। रूल में बस देखो, जिसको अगर समझना है कि इंटीग्रेशन क्या है तो ये इस वीडियो को देख सकता है। जिसको फॉर्मेलिटी लग रहा है, फॉर्मेलिटी बस क्यों चलो क्या पढ़ना तो दूसरा वीडियो देख ले। लेकिन हम तो कहेंगे बेटा कि अगर कोई भी पढ़ाई पढ़ो तो दिल से पढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, 100% कॉन्फिडेंस इन योर हार्ट। उस टॉपिक पर 100% पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो हमारा पढ़ना बेकार है। चलो अब आपके सामने देखो क्या हो रहा है। ये एक ग्राफ मैंने ले लिया, ठीक है, एक ग्राफ है y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है ना, y एक्सिस और x एक्सिस। और ये यहां से अगर y 0 से यहां से चलना स्टार्ट किया, 0 पर y एक्सिस की वैल्यू कितनी है, इतनी है। और इसका देखो ये ऐसे 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 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। देखो यहाँ मान इसका थोड़ा सा ऊंचा कर दे रहा है, हाँ ये वेरिएबल है, बदलना है। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर कोई चाचा यहां से चलना स्टार्ट किए, ठीक है ना, इस पाथ पे चलना स्टार्ट किए यहां से यहां तक, ठीक है, और यहां से ए से चलना स्टार्ट किए और बी पर पहुंचे, ठीक है ना, तो अंकल जी यहां से चलो और यहां पे पहुंचे इस पाथ पर, तो आप बताओ इनके द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, इनके द्वारा उन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यानी कि अगर ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ हुआ तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे अगर ये टर्म्स अगर इस तरह से फिगर दिया रहता, ये वाला क्या चाचा जी यहाँ पे सीधे स्ट्रेट लाइन जाते, स्ट्रेट लाइन सीधे इस तरह से जाते और यहाँ पर ए से चलते और बी से चलते, तो हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते थे ये रेक्टेंगल है और एरिया अंडर ग्राफ हम निकाल सकते थे। लेकिन ये तो वेरिएबल है, तब इसको इंटीग्रेशन कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन खींच लो भाई, पी यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कहाँ पड़ा, यहाँ पे पड़ा ना, यहाँ पे पड़ा, और ये एक्स एक्सिस है, यानी कि यहाँ से जो लेंथ है और ये यहाँ तक, ये पूरा लेंथ कितना बेटा, एक्स है ना, मान लेते हैं ये पूरा, सॉरी ये एक्स एक्स है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये पूरा लेंथ यहां से यहां तक मान लेते हैं ये एक्स है, लेंथ कितना है, एक्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब यहां पे देखो, अगर यहां पे इनके बीच में इंटरवल देखो, देखना ध्यान से, इनका ये और ये,
अगर इसको हम रेक्टेंगल बनाना चाहें, रेक्टेंगल ये वाला कांस्टेंट बना दें, ये वाला, तो ये कांस्टेंट है ये वाला, तो इसका तो हम निकाल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ करके, यहां से यहां तक का। मान लो यहां से आपका 10 है, यहां से यहां तक मान लो सपोज दैट 5 है या 2 है, तो 2 25 10 हो जाए, 10 में 20 हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये जो स्टाइल में घुमा है, ये स्टाइल में, ये स्टाइल का ये तो त्रिभुज भी नहीं है। त्रिभुज तो अगर ऐसे होता तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये कैसे ऐसे है, तो इसका तो नहीं जानते हैं ना, इसका तो हम नहीं जानते हैं। ट्रायंगल का हम जानते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन ये जो स्टाइल बनाया है अपना, ये वाला स्टाइल, ये ऐसे से ये वाला स्टाइल बनाया है, इस स्टाइल का हम लोग नहीं जानते हैं एरिया। तो इस स्टाइल का एरिया बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे इंटीग्रेशन। क्या अगर इसका हमको पता है कि ये रेक्टेंगल हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इस वाले जो टर्म डिजाइन दिया है इसका हम नहीं निकाल सकते। कि डिजाइन थोड़ा बढ़िया से बना दें कि बढ़िया से डिजाइन लग रहा है कि ट्रायंगुलर लग रहा है, हाँ, और ये अगर ट्रायंगल मानते तो ऐसे मानते हैं। तो क्या किया जाए, क्यों ना हम, ये इतना बड़ा है, हमने तो इतना बड़ा लिया था x, ये x इतना यहां से लेकर यहां तक x है, यहां से लेकर के यहां तक x है ना, ठीक है। लेकिन अगर इस x के मान लेते हैं कि ये एक चौक है, एक ये है, इतना लेंथ है, इसका छोटा सा पार्ट देखो, यहां सब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ऐसे है, ऐसे। अब जरा देखो, ये लग रहा है स्ट्रेट लाइन, ये तो अगर इसका छोटा पार्ट ले ले, छोटा पार्ट, ये एकदम ऐसे ऐसे, तो ये लग रहा है ना, ये स्ट्रेट, ये रेक्टेंगल टाइप का, रेक्टेंगल नहीं मतलब कि एक लग रहा है ना, ये ऊपर वाला भी बराबर, नीचे भी बराबर, क्योंकि इसका साइज हमने बहुत छोटा ले लिया है। ये जो साइज है, ये साइज, ये लग रहा है किसकी तरह सर जी, लिए इसकी तरह। अच्छा, इसका भी तुम निकाल सकते हो ना, अगर ये ऐसे रहता है, ये बराबर तो है ना, राइट, मान ये इसका भी तो आप निकाल सकते हो ना, इसका निकाल सकते हो कि नहीं, एरिया निकाल सकते हो ना, इसका एरिया निकाल सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट है, ऊपर वाली ये भी कांस्टेंट है, इसका भी निकाल सकते हो क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसका तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये ऐसे रहा, ऐसे, तब क्या करोगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये इसका निकालना तो आसान है, लेकिन इसका निकालना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट ले ले, इतना छोटा कि मर जाए बेचारा देखने से पहले, इतना छोटा ले ले, इतना इनफाइनाइटेसिमल ले ले, इतना पतला लाइन ले ले, इतना पतला लाइन ले ले कि आपको तो लाइन दिखाई दे रहा है कि तुमको दिखाना है इसमें, इतना पतला लाइन ले कि हाँ लगे कि बस ये पतला लाइन है। तब ये जो ऊपर वाला लेनिया है ना बेटा, हाई लेनिया और हाई लेनिया, ये तो ठीक है, तो चल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला लेनिया इतना हमने पतला ले लिया है कि ऊपर वाला लेनिया जस्ट स्ट्रेट हो गया है, जस्ट स्ट्रेट, हमने जस्ट एक एकदम इतनी पतली लाइन लिया है कि ये एकदम कांस्टेंट हो गया ये लाइन। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि यदि x मान लेते हैं, अगर t बराबर 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए एक आदमी चलता है 1 मीटर, 1 सेकेंड में 1 मीटर चलता है सपोज दैट, ठीक है ना, तो इसका अगर हम 10वां ले लें, 0.0000000001 सेकेंड के लिए, इस 1 सेकेंड में जो 1 मीटर चला, लेकिन ये कैसा चला होगा, 1 मीटर कूदते के फांदते हुए चला है, ये 1 मीटर जो चला है, मान लो 1 मीटर ये है, ये कूदते फांदते हुए चला है, ऐसे स्टाइल दिखाते हुए, ये 1 मीटर का लेंथ है, लेकिन ये कैसा चला है, वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं 0 पॉइंट इतने इतने सेकंड में, यानी कि 0.0 सेकंड में मान लेते हैं ये टर्न होता है, ये तो ये लग रहा है लगभग कांस्टेंट है, ये लगभग क्या रहा है, लगभग कांस्टेंट है ना। फिर अगला 0.0001 सेकेंड, ये वाला, ये लगभग लग रहा है ना कांस्टेंट है, लग रहा है कि लगभग कांस्टेंट है। फिर अगला वाला 0.001 ये वाला सेकेंड,
ये लग रहा है ना कांस्टेंट है। ये इस टाइम इंटरवल के लिए ये छोटकी सा लाइनिया खातिर, ये छोटकी सी लाइनिया है जो दिखाई दे रहा है, इसके लिए लग रहा है स्ट्रेट है, क्योंकि ये 0 पर इस 1 सेकेंड का जो इतना सेकेंड है, इतना जो पार्ट है, ये लगभग उस मीटर को क्या बना दे रहा है, उस पाथ को क्या बना दे रहा है, जो वेरिएबल है उस पाथ को क्या बना दे रहा है, लगभग स्ट्रेट बना दे रहा है इस इंटरवल के लिए। जो वेरिएबल है 1 सेकेंड के लिए वो 0.000000001 सेकेंड के लिए, वो जो उस समय जो मीटर है, 1 मीटर है, उस 1 मीटर का कौन सा पार्ट, यानी कि मान लेते हैं कि वो भी हो लगा 0.0000001 मीटर, तो उस समय इतने मीटर के लिए जो ये जो पाथ है, वो पाथ मान लेते हैं ये है, दिखाई दे रहा है ये बिंदु, लेकिन बिंदु मत समझना कि स्ट्रेट लाइन समझना, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। तो बताओ इस स्ट्रेट लाइन के लिए भले ही ऐसे है लेकिन यहां के लिए, इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा ना, कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस 1 सेकेंड के लिए तो वेरिएबल है, लेकिन 0.0001 सेकेंड के लिए वो जो मीटर है उसका एक पोर्शन जो है, इस पूरे लेंथ का जो एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हमने क्या मान बना दिया, कांस्टेंट बना दिया। और ऐसे ही 1 सेकेंड किससे मिलकर बना होगा, इसी इस 0.011 सेकेंड से मिलकर बना होगा। तो 1 सेकेंड के मान लें 1000 मान लेते हैं, चलो 100 पार्ट बना दिया, 100 पार्ट बना लिया, तो 100 पार्ट में प्रत्येक पार्ट जो होगा वो लगभग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना। और इसी कांस्टेंट से मिल करके, यही कांस्टेंट मिल करके क्या बनाए होंगे, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है ना। और ये 100 मीटर जो 100 पार्ट था, यानी कि जो 1 सेकेंड का 100 पार्ट था, उस 1 सेकेंड में हमने क्या चला था, 1 मीटर चला था। और 1 मीटर वो कैसा था, वेरिएबल था, लेकिन हमने उसके 100 पार्ट कर दिए। 100 पार्ट में जो 100वां जो पार्ट है, यानी कि जो 100 सेकेंड है, 100 सेकेंड वो कैसा बना दिए, उस टाइम इंटरवल में, उस 100 सेकेंड में, उस 100 सेकेंड में 100वां भाग में उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लगभग क्या है, कांस्टेंट है। तो उसी तरह वो सारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस सेकेंड में, वो सारा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? तब हम क्या करेंगे, सेम वही रूल यहां पे लगाएंगे कि अगर जो x दिया हुआ है उसको क्यों ना हम छोटे छोटे पार्ट में बांट लेते हैं। इस तरह से बांटने से, इस तरह से सीधा करना, मेरा हाथ थोड़ा सा स्टाइलिश है, ठीक है ना, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। तो ये यहां पर इस तरह से हमने बांटा है, तो प्रत्येक टर्म लगभग क्या, इस सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, ये लगभग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी को मान लेते हैं ये सबसे जो छोटा 1 यूनिट जो पार्ट माना है, उसका नाम, उस x का पूरा x का सबसे छोटा जो पार्ट होगा हमने क्या माना, dx मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर वेरिएशन बहुत बड़ा है तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर वेरिएशन बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, जैसे एक चाक है, चाक का जो पार्टिकल होगा उसको हमने क्या माना, dx, और जो पूरा माना, ये पूरा लेंथ, उसको माना क्या, x। यहां से यहां तक का अंतर बताओ, कितने का अंतर है, मान लो 0 से लेकर के 10 चला, तो कितना अंतर, बहुत अंतर है, तो डेल्टा x। तो वेरिएशन बहुत बड़ा है तो डेल्टा, और वेरिएशन बहुत छोटा है तो dx। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, dx। किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो सबसे स्मॉलेस्ट, उसमें जो टर्म्स होते हैं उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट भाग होता है उसको मैंने क्या माना, dx माना, या वेरिएशन। तो यहां पे dx हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे जो ये टर्म दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो टर्म दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, ठीक है ना, ये पतला पतला, ठीक है ना, ये जो पतला पतला जो टर्म्स दिखाई दे रहा है, उस टर्म को मैंने क्या माना, dx। और इस dx इंटरवल के लिए ये जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी, अगर मान ली वेलोसिटी है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
इस dx के लिए लगभग ये क्या है, कांस्टेंट, ये लगभग क्या है, ये आप ऐसे मान रहे हो लेकिन इतना छोटा है कि लगभग आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेट है। तो इस स्ट्रेट के लिए क्या हो जाएगा dx। तो यानी कि ये dx हमें क्या दे दे रहा है, dx हमें जो छोटा पार्ट है उस फिजिकल क्वांटिटी का, वो dx हमें क्या दे दे रहा है कि उस टाइम इंटरवल के लिए वो पार्ट क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया कि अगर कोई वेरिएबल है, सिंपल सा, अगर कोई वेरिएबल दे दिया फंक्शन और आपको बताना है कि इसको फिजिक्स के फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, तो इसको आप लोग, या फिर डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी टू टाइम लिखना है, तो वेलोसिटी तो बदल रही है, तो उसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग क्या माने यहाँ पर, डिफरेंस इंटीग्रेशन का रूल यूज किए। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि जो भी दिया रहता है उसको हम लोग पहले छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं ताकि उस इंटरवल के लिए वो वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। और ऐसे बहुत सारे टर्म से मिलकर बना होगा, बना है ना, यहां से लेकर के पूरा जो dx है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये पूरा dx 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 किस मिलकर बना होगा, और ये सारा dx हमें क्या देगा, देखो dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx, ऐसे बहुत सारे यहां तक हैं। तो यहां तक को आप क्या लिखोगे, ये सारा मिलकर क्या दे देगा, x देगा कि नहीं देगा, देगा। लेकिन प्रत्येक dx के लिए इतना छोटा है कि इसके लिए वैल्यू क्या जा रहा है, कोई भी वैल्यू, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, वो सब उस dx में आने वाले, उस dv में आने वाले, उस dA में आने वाले, ठीक है ना, उसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये x है, x डिस्प्लेसमेंट या कुछ भी माने, ये dt मानिए वेलोसिटी और ये टाइम है, तो इसको हमने क्या मानेगा, dt मानेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये टाइम का ग्राफ है तो dt मानेंगे, उस टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी। अगर ये x डिस्प्लेसमेंट का है तो उसको dx मानेंगे, वेलोसिटी में है तो dv मानेंगे, ठीक है ना, मास में है तो dm मानेंगे। इस मास में इतना वैल्यू एकदम कांस्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर तो बताओ इस dx को अगर हम देखें तो आप इसको इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं कि क्या इसको मैं ऐसे जोड़ सकता हूं, इतना ही आप कितनी बार लिखोगे, बस ये बता दो, ये इतना टर्म आप कितनी बार लिखोगे, मान लो 100 बार, 200 बार, 300 बार। तो ऐसे dx dx करके लिखोगे या फिर ऐसे करके लिखोगे, ये साइन दे दिए, ये इतना, सॉरी ये इतना मैंने क्या दिया, यहां से यहां तक क्या दिया, मान लो dx, ये x दिए, ये नहीं देगा, ये यहां से यहां तक क्या दे रहा है, x दे रहा है, यहां से यहां तक ये पूरा x दे रहा है। तो ये इतना लिखोगे तब ना x देगा, या सीधे लिख दोगे dx। ये हमने साइन बना दिया, ये वाला, ये भी तो लचीला, ये देखो तो ये भी तो लग रहा है ना वेरिएबल, देखो सिंबल देखो कितना सुंदर है, वेरिएबल की लग रहा है ना वेरिएबल है। अगर ऐसा रहता तो कांस्टेंट रहता, बेचारा खुद अपना सिंबल ही बता दे रहा है, ये सिंबल ही बता दे रहा है कि भाई किसके लिए यूज करते हैं, वेरिएबल फंक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा। तो अगर हमने सिग्मा पढ़ा था ना, सिग्मा मतलब क्या, वो फाइनाइट को अगर टर्म जोड़ना है तो 0 से लेकर के 100 तक जोड़ दिए। उसी तरह अगर कोई वेरिएबल फंक्शन है तो उसमें dx हमने ले लिया, तो ये क्या आएगा आंसर, x। यानी कितना लिखो चाहे इतना लिखो, बस एक टर्म लिख दो, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। तो ये सिंबल क्या है, वेरिएबल फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। तो अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे ये कह रहा है कि जस्ट रिवर्स द इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। और इसका लास्ट में 5-10 मिनट और समय लूंगा, उसके बाद ये टर्म खत्म कर दूंगा। तो बात समझ में, इंटीग्रेशन कैसे करता है, किसी भी कांस्टेंट को, वेरिएबल को कांस्टेंट कैसे करता है, उसके छोटे छोटे पार्ट ले लेते हैं, उस छोटे वाले पार्ट को लगभग उस पीरियड में वो लगभग उसको क्या मान लेते हैं, एजम्पशन, कांस्टेंट मान लेते हैं। क्लियर है। चलो एक बार थोड़ा सा फिर से थोड़ा पानी पी लो, फिर उसके बाद आते हैं। हो गया, चलो बेटा अब देखते हैं। बोला आपकी किताब में कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स द प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या था, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में क्या था, लेकिन डिफरेंशिएशन में उसको समझने के लिए और थोड़ा सा इजी वे में उस फॉर्म हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि उसको और कैसे आसानी से हम इसको हम समझा सकें आपको। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई भी क्वांटिटी मान लीजिए 100 है, ठीक है ना, 100 है, 100 मिलीमीटर है कोई भी, तो मान लेते हैं ये एक रॉड है,
और आपको दिखाने के लिए सपोज ये मान लेते हैं, सपोज 100 मिलीमीटर का है, और आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मान लेते हैं कि हम कर इसको, किसको आप काटिए इसको, और आपको सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन में इसको काटना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या होगा, जो आपके इंस्ट्रूमेंट है जितना वो काट सकता है। तो मान लेते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास इतना इसको काट सकता है, मान लेते हैं ये छोटा सा पार्ट है, तो वो छोटा सा पार्ट का आया है मेरा 2 मिलीमीटर आया है। इससे छोटा मैं नहीं काट सकता क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट इतना ही लिमिट तक काट सकता है। तो चलो बताओ इसके कुल कितने पार्ट्स होंगे, इसके कुल कितने पार्ट्स हो सकते हैं। 2 मिलीमीटर को अगर ले लो, उसको काटना स्टार्ट करना सभी को, तो कितना हो जाएगा। तो 2 मिलीमीटर से हम काटना स्टार्ट कर दिए प्रत्येक पार्ट को, तो ये हमें क्या देगा 50 देगा, 50। तो ये इसका रिजल्ट है ना, ये इसका रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब डेरिवेट्स, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि y बराबर कितना 100 है, और इस दिए गए फिजिकल क्वांटिटी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, देखो सभी क्वांटिटी सेम है कि नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी सेम है कि नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी, अगर ये लेंथ है बेटा, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है ना, और जो आंसर आएगा वो भी किस में होगा, लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी में ही होगा ना। यानी कि तीनों की फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम है। लेकिन इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है 50, यानी कि सारे एक ही फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब रही बात डिफरेंशिएशन, हाँ अब जा देखो, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने ऐसा कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन लिया 2 मिलीमीटर, ऐसा क्या पार्ट लिया कि उसका जो रिजल्टेंट आया वो 50 आया, ठीक है ना। तो ऐसा आपने क्या वो किसी फिजिकल क्वांटिटी का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या हो गया 2 मिलीमीटर, और उस 2 मिलीमीटर को ऐसा कौन सा लेंथ था जिससे उसका रिजल्ट क्या है 50। तो बताओ आपने ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी या ओरिजिनल वैल्यू कितनी ली थी, वो कितना लिया, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो हमें 2 × 50 अगर हम ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा ना, बोलो हाँ या ना। तो 2 क्या है बेटा बताओ, 2 क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, उस फिजिकल क्वांटिटी का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है ना, स्मॉलेस्ट पोर्शन या फिर कहोगे स्मॉलेस्ट वेरिएशन है। वेरिएशन 50 क्या है, उसी जिस फिजिकल क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है तभी तो जाकर हमको 100 मिलेगा। तो उस फिजिकल इंटीग्रल यानी कि हम कर सकते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का, उस फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रल, ठीक है ना, इंटीग्रेंड या इंटीग्रल, यानी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे उस छोटे से फिजिकल क्वांटिटी में, छोटे से पोर्शन में, तभी तो हमको क्या मिल देगा जिसका हमने ओरिजिनल लिया था, जिसको मैंने लिया था शुरू में। ठीक उसी तरह डिफरेंशिएशन देखो, y बराबर कितना है, y बराबर कोई फंक्शन है x है या x² है, ठीक है ना बेटा, कुछ भी ले लो, तो y x है, तो dy/dx बराबर क्या मिलेगा, ये मान लेते हैं dy/dx, कुछ भी आएगा डेरिवेट्स आएगा ना, डेरिवेट्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, जो भी आंसर आएगा डेरिवेट्स होगा ना y का विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो बात ध्यान से सुनिए बेटा, तो यहां पे देखिए dy/dx, तो अगर y बराबर हमने माना कोई फंक्शन है fx का, तो dy/dx, ध्यान से देखना,
डी अपॉन डी एक्स, तो डी, और हमने क्या लिख दिया एफ एक्स, वाई की जगह क्या लिखा एफ एक्स अपॉन डी एक्स, कुछ तो आएगा डेरिवेटिव्स, कुछ तो आएगा ना, एन एक्स एन माइनस वन, कुछ भी हमने फर्क पढ़ा था, तो क्या है मान लेते हैं वो एफ एक्स है, क्या आया है एफ एक्स, कुछ अलग नाम देंगे ना डेरिवेटिव्स का, तो इस मान तो लिखेंगे नहीं, कुछ दूसरा नाम लिखेंगे, तो एफ एक्स आ गया। तो अब बताओ कि मैं क्या कर रहा हूं, कि अगर मैं पूछूं कि ऐसा आपने किसी भी y का, y बराबर एफ एक्स है, ठीक है ना, और हमको क्या निकालना है कि आपको बताना है कि y की वैल्यू क्या है जब डेरिवेटिव्स दिया हो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है जब डेरिवेटिव्स दिया हुआ हो। बात समझ में आ रहा है, यानी कि एफ एक्स आपको गिवन है, तो y क्या होगा, या फिर एफ एक्स क्या होगा, तब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे इसमें किए हैं, तो क्या किए इसमें जरा देखो ध्यान से, क्या किए हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, बराबर एफ एक्स आया है जो इसका डेरिवेटिव आएगा, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर हमें क्या देगा बताओ, हमें क्या देगा एफ एक्स देगा, यानी कि हमें क्या देगा, y देगा, तो y देगा, यानी कि dx, और इसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके, क्या करते हैं इंटीग्रेट करके, यानी कि dx क्या है, यहां पर उस फिजिकल क्वांटिटी का, ये दिखाई दे रहा है ना, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिया, सारे कई फिजिकल क्वांटिटी का होगा ना, तो जो क्वांटिटी दिया फिजिकल क्वांटिटी था, उस फिजिकल क्वांटिटी का उस इसका मीनिंग हम पढ़ना है, एफ एक्स डी एक्स का मीनिंग, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉलेस्ट वेरिएशन आर पोर्शन, और ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स कुछ भी दिया होगा, एक्स की जगह टी यू वी कुछ भी दिया रहेगा, तो ये एफ एक्स क्या होगा, ये तो डेरिवेटिव्स है, लेकिन हमको क्या करना है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है, कैसे भैया, ये 2 मिलीमीटर का था, कितने पोर्शन हुए 50 हुए, तो अगर 2 में 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या दे देगा 100 दे देगा ना, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को माने कि सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन, और उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को उसी फिजिकल क्वांटिटी का जिसका डेरिवेटिव्स दिया हुआ है, उसको अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर दे उसी फिजिकल क्वांटिटी से, तो हमें क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में एफ एक्स इंटू डी एक्स ये टर्म है आता है, तो ये dx क्या हो जाता है उस फिजिकल क्वांटिटी का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन, और जिस फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेट करना है उसी इंटीग्रेट को उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है मल्टीप्लीकेशन, ये क्या लिखा है मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स हमें क्या दे देगा एफ एक्स दे देगा, ठीक है, हमें क्या दे देगा एफ एक्स दे देगा। तो ये कैसे कर सकता है कि दिस इज रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, इसका भी एक उपाय है, एफ एक्स ये समझ में आ गया ना। अगर इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि इस छोटे से पोर्शन को बार बार हम जोड़ेंगे, कितनी बार जोड़ें 50 बार जोड़ें इस dx को, यानी कि 2 को 50 बार हमने जोड़ा, इस dx को 50 बार जोड़ा, तब हमको मिला क्या ये समझ में आ रहा है ना। इस dx को यानी कि सबसे 2 को मैंने 50 बार मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा, y यानी कि fx मिल जाएगा ना। उसी तरह ये 2 को मैंने क्या माना है dx, और ये 50 क्या कितनी बार उसको मल्टीप्लाई किया, 1 लाख बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लाख बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ तो नंबर दिएगा ना। मान लो तुम्हारे सामने ये इतना लेंथ है और इसको इतना हमने कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे, और ये dx है, कितना है, मान लो ये आता है 1 लाख, तो 1 लाख को आप dx से मल्टीप्लाई करो, कितना dx से मल्टीप्लाई करो,
तो dx कितना हो जाएगा 2, तो 2 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर ये रहेगा ही नहीं यहां पर तो कैसे जानोगे कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको y मिल जाएगा। यानी कि पूरा लेंथ कितना है, ये 2 लाख का है, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना 2 से, तब 2 लाख मिलेगा। लेकिन ये टर्म यहाँ पे आना चाहिए ना, कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको fx मिलेगा। इसीलिए कि इस टर्म का मीनिंग समझ में आया बेटा, fx into dx, दिस इज ए मीनिंग ऑफ fx into dx, यानी कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमको करना है उस फिजिकल क्वांटिटी का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और उसी फिजिकल क्वांटिटी को कितनी बार हमने मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर हमको क्या मिलेगा, fx मिलेगा, यानी कि y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, तो y का वैल्यू यानी कि सिंपल सा हम लोग को क्या मिलता है कि dy अपॉन dx बराबर, ठीक है ना, ये y है dy अपॉन dx, तो इसको हमने क्या माना है, fx माना है, और fx मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिल जाएगा, ये dy मिल जाएगा, यानी कि dy मिल जाएगा fx इंटू dx। दोनों इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन का साइन जोड़ने वाला, तो dy को हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मान लो ये लेंथ है, ये लेंथ है बेटा, और इसको छोटे छोटे पार्ट में काट दिया इतने इतने dy 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 में dy 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 ऐसे कर दिया, तो पूरा में क्या देगा बेटा, y देगा ना, तो पूरा इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमें क्या देगा, सीधे ऐसे लिखो, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे कर दो, बस एक ठो लिख दो तो क्या दे देगा, y दे देगा, तो ये देगा y, और इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो हमको दे देगा fx into dx। बस ना समझ में आएगा तो ये बस लिख देना कि समझ में आएगा, तो बस समझाने के लिए कि ये 2 था रॉड वाला और ये क्या था 50 था, और ये हमें क्या दे देगा 100, ठीक है ना, ये हमको दे देगा 100। अब तो रिवर्स प्रोसेस में एक बार समझ में तो आएगा नहीं कि क्या लिखे हैं सर, लेकिन फिर भी वीडियो रिवाइंड करके क्या चीज देखते जाओ, स्क्रीनशॉट 1 सेकंड के लिए ले लो, हो गया। चलो अब ये कैसे कह रहा है, इट इज ए रिवर्स ऑफ द डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन। यदि y बराबर x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, ठीक है ना, तो dy अपॉन dx बराबर कितना लिख लेते हम लोग, 2x लिखे थे ना, क्या फॉर्मूला था, dx स्क्वायर अपॉन dx बराबर कितना आया था, nx n माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x 2 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2x आएगा, तो dy अपॉन dx बराबर क्या आएगा, 2x आया, मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो तो dy बराबर 2x इंटू dx, ठीक है ना, 2x इंटू dx। और अभी हम जब रूल पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में, रूल सिर्फ पढ़ेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को, बस इसी तरह, उसमें इतना नहीं लंबा चौड़ा भाषण देंगे, एकदम बताते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो dy अपॉन 2x इंटू dx, तो फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला अभी बताएंगे, लेकिन अभी एक बार देख लीजिए, यदि x के पावर अगर कोई n दिया हुआ हो और इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, तो क्या आता है, क्या आता है बेटा, आंसर आता है n x इंटू dx है, यानी कि x के पावर n, ये आपका क्या हो जाएगा f इंटू x हो जाएगा, और ये क्या होगा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, तो उसका इंटीग्रेट करना है xn का, तो क्या लिखेंगे, x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है ना, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर पावर तो कुछ तो 1 होगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और कांस्टेंट है यहाँ पर, और अगर कोई कांस्टेंट दिया रहेगा तो कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, x के पावर n लिख दिए तो क्या आ जाएगा, इसका c को आ गया आंसर, ये c को उतार लेंगे और फिर क्या लिखेंगे, x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 को बाहर कर लिए तो क्या आ जाएगा, x के पावर n इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर 2 इंटू एक्स के पावर n प्लस 1, 1 कितना है, पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और dy का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, y, तो y बराबर देखो कितना आया है, y बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर आया है कि नहीं, तो y बराबर एक्स स्क्वायर आया कि नहीं। तो ये इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, बहुत सिंपल सा, लास्ट में बस 1 मिनट यानी कि y जो देता है इंटीग्रेशन, यानी कि डिफरेंशिएशन
जो होता है जस्ट अपोजिट टू द क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। यानी कि इंटीग्रेशन में हम y की वैल्यू पता कर लेते हैं, y की वैल्यू हम पता कर लेते हैं जब डेरिवेट्स दिया हो। जब डेरिवेट्स दिया हो, देखो y बराबर एक्स स्क्वायर था और y बराबर इंटीग्रेशन के थ्रू, ये इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन के थ्रू हमने क्या निकाल दिया, एक्स स्क्वायर। तो हमको बस ये जानना था बेटा, ये समझ में आया बेटा, आया ना? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो ये आपका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, ये आपका डिफरेंशिएशन है। और यहां से मल्टीप्लाई करते डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x हो लिए, तो 2x इंटू डी एक्स दोनों इंटीग्रेट कर दिए, और इंटीग्रेट करने वो y और इसका वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। यानी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डेरिवेट्स हो गया। यानी कि जिसको इंटीग्रेट करना है, जिसको इंटीग्रेट करना है, और उसका स्मॉलेस्ट पार्ट, उस फिजिकल क्वांटिटी का ये PQ है, फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉलेस्ट पोर्शन। तो ये है ना। तो अगर इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, इफ द डेरिवेट्स आर गिवन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए y, ठीक है ना। इफ डेरिवेट्स इज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ x, तो वी फाइंड द y, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में बस एक, हाँ, तो ये खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो अगर ये समझ में आया तो। और लास्ट में एक समरी, 1 मिनट की समरी देख लीजिए कि इंटीग्रेशन क्या करता है, किसी वेरिएबल फंक्शन को क्या कर देता है, वेरिएबल फंक्शन को क्या कर देता है, कांस्टेंट कर देता है, ठीक है ना। वेरिएबल फंक्शन को क्या कर देता है, कांस्टेंट कर देता है। फिर उसके बाद हमारा जो इसका लिखने का सिंबल क्या है, तो सिंबल क्या है, ऐसे इंटीग्रेट करना। और ये जस्ट अपोजिट टू द क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन dx बराबर कोई फंक्शन अगर fx आता है, कोई भी डेरिवेट्स आता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेटा, y dy बराबर fx इंटू dx मिल जाता है। और दोनों इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा ये इंटीग्रेशन टर्म कर जाएगा। ये fx क्या है, जिस क्वांटिटी को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि जिस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, फिर से बता रहे, फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या इंटीग्रेट करना है, सीधे इंटीग्रेट करना है। और उस फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉलेस्ट वैल्यू या पोर्शन, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? तो ये बेटा टर्म्स था। वीडियो को एक बार ध्यान से, पूरी तरह से ध्यान से सुनो, देखो। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ रूल के लिए पढ़े हैं, रूल जानना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनको डेडिकेटेड है जो वास्तविक में जानना चाहते हैं कि आखिर में इंटीग्रेशन है क्या, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं इंटीग्रेशन, क्यों आवश्यकता पड़ी इंटीग्रेशन पढ़ने की, ठीक है ना। उनके लिए वीडियो है, नहीं तो जनरल जो है वो सिर्फ रूल देखिए अगले वाले वीडियो में, सिर्फ रूल है उसमें बताएंगे। हमारा मेन मकसद क्या था, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन हम पढ़ते क्यों हैं, कैसे इसका उपयोग होता है, क्यों ये फिजिक्स में इंटीग्रेशन को हम लाते हैं, और इसका रियल मीनिंग क्या होता है। ये fx इंटू डी एक्स लिखे हैं और ये हमें
कोई वैल्यू दिया है तो ये एक्चुअली में है क्या, ये हमको देखना, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लिकेशन, ये इनका मीनिंग क्या कहलाता है, मीनिंग क्या है इनका, इसका मीनिंग क्या है। नहीं तो नहीं जानना तो कोई बात नहीं, लेकिन जानना चाहिए बेटा, जानना है कंपटीशन के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, प्रॉब्लम के लिए, कौन कहाँ यूज करना है। नहीं जानेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। इसको बार बार इसको एक बार उसको देखिए, समझिए, ठीक है ना, ताकि अपने दिमाग में उसको बैठाइए, उसको गेम कीजिए, एकदम लगे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मुझे आता है मैथमेटिकल टूल्स में, ठीक है ना, ताकि आपको फिजिक्स में आगे कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। जहां भी आप वेरिएबल देखो समझ जाना को आप इंटीग्रेशन का यूज करना है, जहां पे एडिशन करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, बाय।